गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर ये आप समझते हैं कि बाहरी चीजें जैसे आपका पहनावा, आपका मैनरिज्म, आपकी भाषागत क्षमता आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं, तो ये आपकी समझ आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी। क्योंकि जो कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट इंप्रेशन को उड़ते देर नहीं लगती है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का असली मतलब होता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आपका व्यवहार, आचरण कैसा होता है, कैसे आप रिएक्ट करते हो। और ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आपकी अपनी सोच और जीवन मूल्य क्या है। और सोच और जीवन मूल्य आपके अवेयरनेस के लेवल से निर्धारित होते हैं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। एक ऐसा चैनल है जो आपके अवेयरनेस लेवल को बढ़ा करके, आपकी सोच में परिवर्तन ला करके, आपके व्यवहार में परिवर्तन ला करके आपको सफलता हासिल करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, मैं आज आपका क्लाइमेट चेंज के तीसरे सत्र में स्वागत करता हूं। पहले सत्र में हमने ये देखा कि क्लाइमेट क्या होता है, चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, कैसे वो सूरज के किरणों को ऊपर जाने से रोकती है। और दूसरे सत्र में हमने ये देखा कि इसके भयंकर नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। तरह तरह की बीमारियां, आर्थिक विकास का कम हो जाना, जीवन की क्वालिटी खराब हो जाना, ये सब हमने देखा। सवाल है कि इसका क्या इलाज है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपसे बताया कि ज्वालामुखी फटने से सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाई, क्योंकि गुब्बार ने पृथ्वी को ढक लिया। और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया, एग्रीकल्चर खत्म हो गई। और वही बात अब एक्सेसिव हीट करने जा रही है। यानी न केवल हमारा जीवन नरक बनेगा, बल्कि समाप्त भी होगा। कितना जल्दी होगा, कितना नरक बनेगा, ये हमको देखने की बात है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? दोस्तों, इसके पहले कि हम इलाज पे चर्चा करें, जो हमारे चौथे सत्र का विषय वस्तु है, पहले ये जानने की जरूरत है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक इलाज होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आज इस सत्र में मैं जिम्मेदारी पर चर्चा करूंगा कि कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, कौन से लोग जिम्मेदार हैं, ताकि अगले सत्र में हम ये चर्चा कर सकें कि इसका इलाज क्या है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूंगा एक महत्वपूर्ण पहलू पर क्लाइमेट चेंज के, मैं उन लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का तुरंत जवाब चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तो हमारा लाइव सेशन अटेंड करिए। उसका लिंक दिया गया है फ्री वेबिनार के रूप में और सजेशन फॉर फ्री वेबिनार के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपका मनपसंद विषय पे कोई सेमिनार ऑलरेडी है तो आप उसके लिए रजिस्टर करिए, हम बुलाएंगे आपको। नहीं है तो सुझाव दीजिए, आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने के क्या प्रयास कर रहा हूं। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो हमारा कम्युनिटी मंच, जिसको कि प्रयास विचार मंच कहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आप दीजिए, हम ज्वाइन कराएंगे आपको, उसका भी लिंक है। तीसरी चीज, कामयाबी हासिल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। अगर आपका एक्शन ठीक नहीं है, व्यवहार सही नहीं है
और वो निर्भर करेगा आपकी सोच पर, जीवन मूल्यों पर, और वो निर्भर करेंगे आपके अवेयरनेस के लेवल पर, आपके अनुभव के लेवल पर। अतः आपके जो इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्फ़िगरेशन है, उसको चेंज करके अपने एक्सपीरियंस प्रोफाइल को आपको रिविजिट करा करके, उस पर चर्चा करा करके, आपकी सोच और विचार में परिवर्तन ला करके आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से मैं एक स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से है, आप उसको क्लिक करिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके 5 मॉड्यूल हैं, छात्रों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिटायर्ड लोगों के अलग अलग हैं। अगर आप उनका डिटेल चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट डिटेल है, आपकी सारी शंका का समाधान होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं एक साधारण किसान परिवार से आकर के बिना कोई कोचिंग के, बिना किसी पैसा खर्च किए सेंट्रल सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया, सेंट्रल सिविल सर्विस में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो भी ये कार्यक्रम है, जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, उससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी वंचित न रहे। इसलिए हमने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल बनाया है। लेकिन मैं ये काम कर पाऊँ, इसके लिए मेरे को आपके मदद की ज़रूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस रूप में भी काम कर रहे हैं, वो करने के बाद 1-1.5 घंटे का समय खाली है, तो वो खाली समय का दान हमें कर दीजिए। और उसी खाली समय में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करिए, हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में, जिसके लिए हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, आपको तैयार करेंगे, आपको कुछ आय भी जरूर होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ समय बिताओगे और ये निश्चित करोगे कि हमको कैसे मदद करेंगे आप। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज चर्चा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी जो जलवायु परिवर्तन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कहाँ तक है। लेकिन इसके पहले कि हम जिम्मेदारी पर जाएं, पहले ये समझिए कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जैसा हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैसें जब एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, सूरज की किरणों को आने तो देती हैं, लेकिन वापस विकिरण नहीं हो पाता उनका स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तमाम उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने पोल्यूशन की भी चर्चा की आपसे कि पोल्यूशन से भी ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आफ्टर ऑल पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज में फ़र्क क्या है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, मीथेन है और तरह तरह के मैन मेड गैसेज हैं, वो सूरज की किरणों को जाने से रोकती हैं। लेकिन पृथ्वी के आसपास तमाम ऐसे पोल्यूटेंट पैदा होते हैं, जैसे धूल के कण है, PM10 है, PM2.5 है, जो आपके फेफड़ों में जाते हैं, आपको कैंसर पैदा करते हैं। तरह तरह के प्लास्टिक का कचरा हम लोग पैदा करते हैं, आप जल प्रदूषण हम पैदा करते हैं, एयर पोल्यूशन, जैसा कि हमने बताया कि तरह तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को हम फर्टिलाइज़र डाल के टॉक्सिक बना रहे हैं, इस तरह के नॉइज पोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों से तरह तरह के पोल्यूटेंट और डस्ट एक्सेट्रा पैदा होते हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप जोड़ देंगे तो आपके चारों तरफ का जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली हो जाती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है और वो तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है। तो हम जिम्मेदारी की जब बात करेंगे तो हम पोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैस भी आएगी और सारी चीज़ें आएंगी, जिसकी वजह से बीमारियां भी होंगी और तमाम चीज़ें होंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और जो भी होगा। अगर हम जिम्मेदारी तय करने की बात करें तो पहले बेसिक कारण तो पता कर लें कि बेसिक कारण क्या है जिसके वजह से जिम्मेदारी लोगों के ऊपर डालना ज़रूरी है। तो जो पर्पस है, जो मेन कारण है, उसको अगर हम जाने कि पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है हमारा ट्रांसपोर्टेशन,
यातायात व्यवस्था जो है, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग नदारत है, थोड़ा बहुत है, उस पर जोर सरकार का नहीं है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटी छोटी कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल चल रही हैं और पूरे सड़क पे कंजेशन है और पोल्यूशन है, हीट है और गंदगी है, और फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस या जो भी है। तो पहला तो सबसे बड़ा कारण ये है ट्रांसपोर्ट, ये मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। दूसरी चीज़, हर चीज़ में प्लास्टिक घुस गया है, थैले से लेके और प्लास्टिक के सामान, जो कि कचरा जब निकलता है तो पूरा सड़ता है और टॉक्सिक फ्यूम्स निकालता है, कभी गलता नहीं है, पूरे सॉइल को टॉक्सिक बना रहा है, समुद्र को टॉक्सिक बना रहा है, सारे जल, जितनी वाटर बॉडी है उनको टॉक्सिक बना रहा है, उनको जहरीला बना रहा है। और हमारा कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है प्लास्टिक से। तीसरा जो कारण है कि हम लोग तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं तो ऑफशोर ड्रिलिंग कर रहे हैं, उससे पानी में पोल्यूशन हो रहा है। चौथा जो कारण है कि जो फॉरेस्ट कवर हमारा है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, कम होता जा रहा है। ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, बाग बगीचे पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? हमको हाईवे बनाना है, हमको टाउनशिप बनानी है, हमको इंडस्ट्रियल एरियाज बनानी है, हमको तरह तरह के और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाने हैं, हमको खेती करनी है। तो एग्रीकल्चर के लिए, सड़कों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिहायशी इलाकों के लिए हम इन चीज़ों को काट रहे हैं। आपको पता है कि फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन कवर या जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, ऑक्सीजन हमको वापस करते हैं। तो ये सिंक हम धीरे धीरे अपने स्वार्थ के बस इसको समाप्त करते चले जा रहे हैं। और जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो फर्जी हो रहा है, दिखावे के लिए हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रहा है। कितने पौधे बच रहे हैं, कितने नहीं बच रहे हैं, ये भगवान जानता है। अगर जितना क्लेम किया जाता है कि इतने लगे, अगर वो सारे बच जाएं तो शायद कहीं जगह नहीं मिलेगी किसी को, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगला जो कारण है कि हम लोग जो मीट का कंजम्पशन है, जो मांस खाते हैं लोग, जो नॉनवेज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका अपना मान्यता है। इसके लिए एनिमल फार्मिंग हो रही है, यानी एनिमल को पैदा किया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, उनको मोटा किया जा रहा है ताकि उनको काट के अच्छा मांस मिले, उसको एक्सपोर्ट करें, लोग को दिया जा सके। और एक एनिमल को पालने के लिए कितना चारा खाता है, कितना उसको और चीज़ें देनी पड़ती हैं, कितना ज़मीन उसमें जा रही है केवल उस चीज़ को पैदा करने में जो जानवर खाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे और कई देश हों। हजारों हेक्टेयर ज़मीन इसके अंदर वो ले रहे हैं। तो अगर हम मांस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़मीन हमारी बचेगी, उसमें फॉरेस्ट हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को खाने के लिए अन्न उपजा सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग है, मान लीजिए कि पैदावार कम होगी एग्रीकल्चर की, हमने आपसे बात किया है, तो अगर पैदावार कम होगी तो आपको एरिया ज़्यादा चाहिए लोगों को फीड करने के लिए, वो कहाँ से आएगी? अगर सारा ज़मीन जो है इन जानवरों को खाने के लिए फसल पैदा करने में लग जाएगी तो एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ माफ़ करिएगा, हम किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम सिंपल एक फैक्ट आपको दे रहे हैं, निर्णय आपको करना है। अगली चीज़ जो है, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो गलत है। हम छोटे छोटे क्लस्टर न बना करके, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को बढ़ावा न दे करके, हम जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी कंसंट्रेशन हो रहा है कुछ मेट्रो के आसपास। तो एक बहुत बड़े बड़े गैस चैम्बर्स हम बना रहे हैं, पॉल्यूटेड गैसेस का, टॉक्सिक गैसेस का। तो ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में गलत है। और हमारा सारा जोर है जीडीपी ग्रोथ पर, जो कि एक फर्जी नंबर है। इससे जीवन की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम पोल्यूशन पैदा कर रहा है। तो जब मैकेनाइजेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो मशीनों की ज़रूरत है, मशीन के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जब आप करके जलाओगे, मशीन चलाओगे, तो पोल्यूशन तो होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। हम जो पावर पैदा कर रहे हैं वो थर्मल पावर अभी भी काफ़ी हद तक पैदा कर रहे हैं, उससे कोयला जला रहे हैं, उससे पोल्यूशन पैदा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम चीज़ें हो रही हैं।
अमेरिका कहता है कि हम तो थर्मल ही करेंगे। मगर कुछ डेवलप कंट्री हैं जो अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो थर्मल के ऊपर पड़े हुए हैं। और सोलर एनर्जी के लिए जो मिशन चाहिए वो मिशन का थ्रस्ट नहीं है, कर रहे हैं लेकिन उसकी गति काफ़ी कम है। अब इसके बाद हम एडवर्स वेदर कंडीशन चूंकि झेल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी आ रही है, ठंड आ रही है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, तो हम लोग एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं घरों की, ट्रेन की, व्हीकल्स की। और एयर कंडीशनिंग में जो गैस निकलती है वो बहुत ही डेडली है, ग्रीन हाउस गैस, आपको बताया हमने पहले एपिसोड में ही बताया इसको। तो हम लोग एक तरफ से क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिससे पेरिस ना हो, खराब ना हो, और उससे एक ज़बरदस्त गैस पैदा हो रही है, तो फर्दर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो एक लूप बनता चला जा रहा है जो है। इसके बाद जो धूल के कण है, जो PM 2.5 हो चाहे PM 10 हो, माइक्रोस का जो साइज के हैं, ये हवा पैदा कर रहे हैं। जब भी हवा चलती धूल उड़ती है और हमारे फेफड़ों में आती है, हमको बीमार करती है। आप देखे होंगे कोई सड़क बन रही है, कोई चीज़ खोद के ठेकेदार छोड़ देता है, महीनों छोड़े रहता है और धूल उड़ती रहती है, अगल बगल धूल है। हम मैनचेस्टर गए थे, मैंने देखा कि भाई या तो सड़क थी या तो घास थी, बीच में धूल का कोई नाम कौन। आप ग्रीन कवर बनाइए, घास लगाइए, इसके बजाय खाली धूल छोड़ दिए जो उड़े। कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको कायदे से बनाइए, प्रोटेक्ट करके, जिससे धूल ना उड़े उसके अंदर। सड़कों पे पानी दीजिए, आप जो भी करना है करिए। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, जिसमें कि तरह तरह का पोल्यूशन पैदा हो रहा है धूल की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से, इससे पोल्यूशन हो रहा है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग अल्ट्रा कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं। एक्सेसिव उपभोक्तावाद, अति उपभोक्तावाद, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फेंक रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, आसमान में, ज़्यादा से पोल्यूशन कर रहे हैं। आप अपना कबोर्ड चेंज करिए, मैंने चेक किया, मेरे पास 35 शर्ट है और 20 जो है पैंट होगी। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 पैंट पहन सकते हैं, 7 शर्ट पहन सकते हैं, सुबह शाम पहने बदल के तो भी 14 होगा। इसी तरह से अन्य तरह के कपड़े हैं, अन्य तरह की चीज़ें हैं। तो जब तक हम लाइफ को सिंपल नहीं करेंगे, ये ओवर कंज्यूमरिज्म करेंगे, तो ये सब चीज़ों को बनाने में ऊर्जा लगती है, पोल्यूशन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है। इसकी वजह से क्या ज़रूरत है? और अगर आपको गलतफहमी है कि इससे जॉब मिलती है, तो आप गलत हैं। ज़्यादातर ऑटोमेशन में पैदा हो रहा है, कम जॉब होती है, सब मशीनें बना के आपको दे रही हैं। तो आप हैंडीक्राफ्ट है, आप जो लेबर इंटेंसिव यूनिट है, उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए। और अपने कंजम्पशन को आप अगर कम करेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमने डिस्कस किया आपसे, जो ड्राइवर्स हैं पोल्यूशन के, उनको बढ़ाने में गवर्नमेंट नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कहते हैं कि एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, तो जो गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसी है वो उसको बढ़ावा दे रही है, न कि कंट्रोल कर रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्या क्या बेसिक रीजंस हैं। अब जिम्मेदारी तय करना हमारे लिए आसान होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पहली चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप कहाँ तक जिम्मेदार हैं, एक व्यक्ति कहाँ तक जिम्मेदार है। हम 3 पार्ट में बात करेंगे, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी। ये 3 पार्ट में हम बात करना चाहेंगे आपसे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो हम पर्सनली जिम्मेदार इसलिए कि हम कोयला जलाते हैं, हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, हम व्हीकल चलाते हैं, पेट्रोल और डीजल चलाते हैं, एनिमल जो डंग है उसको जलाते हैं, गोबर को जलाते हैं। अगर हम इसमें कमी लाएं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करने में। दूसरी चीज़, सब्जी लेने भी स्कूटर से जाते हैं, कार लेके जाते हैं। अगल बगल किसी से मिलना हो भी कार से जाते हैं। पैदल चलने की मनाही हो गई है, बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि पैदल चलो भाई, पैदल लेके आओ। प्लास्टिक का थैला लेके जाएंगे, जूट का थैला नहीं ले जाएंगे। तो अगर आप हर चीज में गाड़ी का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप पैदा कर रहे हो, आपके अपने व्यवहार में कमजोरी है। तीसरी चीज, हम लोग जो है
दिखावे के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना चाहते। ये बात अलग है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ख़राब है, लेकिन जहाँ है भी वहाँ भी लोग नहीं जाना चाहते हैं कि भाई कौन जाए, हमारा प्रतिष्ठा गिर जाएगी अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। और हमने देखा कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर ने अपना चार्ज दिया अपने दूसरे व्यक्ति को, प्राइम मिनिस्टर का, तो साइकिल से घर वापस गया, उसको तो कोई शर्म नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ बहुत शर्म करते हैं हम लोग। एक हमारे यहाँ मिनिस्टर जाएगा तो 20 गाड़ी आगे, 20 गाड़ी आगे, 40 गाड़ी पेट्रोल और डीजल चलाती हुई जाती है। सिंपल तरीके से वो नहीं जा सकता, जो है पूरे ट्रैफिक को रोकता है, पूरा पोल्यूशन पैदा करता है। तो सवाल ये है कि हम लोग जब बिना मतलब के गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे काम भी खुद नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि साइकिल ट्रैक है ही नहीं जहाँ साइकिल चला सकें, हम लोग पैदल जाएंगे तो कोई मार देगा, पीछे से मर भी सकते हैं, वो भी अलग मुद्दा है। पेडेस्ट्रियन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, साइकिलिस्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है पॉलिसी रिजीम के अंदर। तो इस वजह से हम पोल्यूशन खुद पैदा कर रहे हैं। उसके बाद जैसा हमने बताया कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की जगह पे हमको जूट बैग का करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक आसान लगता है, ले आए फिर कचरा बनता है, उसको बाहर फेंकते हैं, फिर वो जाके गलता नहीं है, टॉक्सिक पैदा करता है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, बिना सोचे समझे कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि पेड़ क्या कर सकता है। एक हमारे यहाँ एक भंडारा हो रहा था मई महीने में, बहुत भयंकर गर्मी थी, बाहर लू की तरह माहौल था, टेंट वूंट सब लगाए गए थे, बगल में एक पेड़ था, टेंट में कोई नहीं बैठ रहा था, एक वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, सबके बावजूद पेड़ के नीचे इतना आराम था, सब लोग उसी के अंदर घुसे जा रहे थे, उसी छाया के अंदर। तो पेड़ आपको न केवल गर्मी से निजात दिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आपको वापस करते हैं, आपको जीवन देते हैं, लेकिन आप उनको काटते हो। पहले हम देखते थे गांव के चारों तरफ बाग बगीचे सब हुआ करते थे, आज सब गायब है। लगाना तो दूर की बात है, जो है उसको भी काट रहे हैं हम लोग पेड़ लगाते हैं नहीं, काट ऊपर से रहे हैं। अगली चीज जैसा हमने बताया कि आप अगर मांसाहार करोगे, आपको मांस चाहिए तो एनिमल फार्मिंग होगी। हमने जैसा बताया आपको कि उसकी वजह से जमीन भी जा रही है और आपको खाने से मोहताज हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर भी कट रहा है उसकी वजह से। तो इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, धार्मिक दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा हूं, आप निर्णय लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आपको क्या करना चाहिए। अगली बात यह है कि हमने बताया कि जब आप आंख बंद करके कंज्यूम करोगे, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप खाने के लिए जिंदा हो कि जीने के लिए खा रहे हो। तो लगता है कि हर आदमी खाने के लिए जिंदा है, सुबह शाम तक खाता ही रहता है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है आपको। तो जब इस तरह का कंजम्पशन होगा तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और हमारा भविष्य क्यों अंधकारमय हो रहा है, क्यों हमारा जीवन समाप्त होगा, क्यों हमारे बच्चों का जीवन नरक बनेगा। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो आप अपने लाइफ को सिंपल बनाइए, अपनी ज़रूरतों को कम करिए, एसेंशियल्स का केवल इस्तेमाल करिए ताकि कम से कम पोल्यूशन पैदा करें आप अपनी वजह से। एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेशन कम से कम उपयोग करिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, थोड़ा पसीना बहाने की कोशिश करिए, पंखे में रह लीजिए, क्योंकि अगर आप पसीना हो रहा है तो आप डिटॉक्स भी हो रहे हो, तो ये भी एडवांटेज है आपको। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत लेवल पे जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। अब आइए सरकार के लिए बात कर लें कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमने शुरू में बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। सरकार को ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हर 10 मिनट आधे घंटे में एक अच्छी बस, साफ सुथरी बस मिले, जहां आप जहाँ चाहे जा सकें। एक अच्छा उसका जाल फैलाइए ताकि लोगों को अपनी गाड़ी निकालनी ही न पड़े, उससे काम चल जाए उनका, सड़क पे कंजेशन भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। नौकरी की जहाँ तक बात है, नौकरी और कहीं खोजिए आप, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, वहाँ लोग काम करें, इसके बाद ऑटो चलाएं। तो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जीवन की कीमत पर एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सरकार ये नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल स्मॉल व्हीकल, ऑटो, ये सब स्कूटर चल रहे हैं और बाकी प्राइवेट व्हीकल चल रही हैं। एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, पार्किंग के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अगला जो है अर्बन प्लानिंग पॉलिसी ही बिल्कुल गलत है।
ऐसी जोनिंग की जाती है, रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। हर आदमी को ट्रैवल करना है, ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर, आने के लिए 10 किलोमीटर, और उसके बाद खरीद फरोख्त करने के लिए 20 किलोमीटर। क्यों भाई? आप जीरो ट्रांसपोर्ट सिटी क्यों नहीं प्लान कर सकते? जीरो ट्रांसपोर्ट का मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्ट, जीरो एकदम नहीं होगा। मैं हांगकांग गया था, एक ही बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर पे ऑफिस था, बीच में रेजिडेंस था और नीचे कमर्शियल था। आप नीचे ऊपर सारा काम कर लीजिए। हाँ, इंडस्ट्रियल आप अलग कर लो क्योंकि पोल्यूशन होता है, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें पोल्यूशन ना हो तो क्यों नहीं वो रेजिडेंशियल एरिया में हो सकती है? तो कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल क्यों नहीं मिक्स किया जा सकता एक ही जगह पर, एक ही बिल्डिंग के अंदर, ताकि लोगों को कहीं आने जाने की जरूरत ही ना हो, कम से कम ट्रांसपोर्ट हो। और केवल पोल्यूटेंट जो है उनको अलग आप रखिए, वहाँ के लिए जाने की जरूरत हो तो करें आप। तो जो अर्बन प्लानिंग है बिल्कुल हैपेजर्ड है, बिना दिमाग लगाए शहर बसाए जा रहे हैं। और आपको हर आदमी को कम्यूट करना है, पता चला 4 घंटे आने जाने में लोगों के खराब हो रहे हैं, पोल्यूशन अलग से पी रहे हैं, बीमार अलग हो रहे हैं। तो ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। अगली चीज है कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन पे सरकार बैन नहीं लगा पा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रोक पा रही है, इंटेंशन ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर ली गई लेकिन वो कभी बंद होने का नाम नहीं, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये पॉलिसी फेल्योर है, एग्जीक्यूशन फेल्योर है। ऑफशोर ड्रिलिंग आप कर रहे हो, हम कहते हैं करिए, मिनिमम करिए, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन आप कम कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए, छोटे मोटे काम, आसपास के काम साइकिल पैदल कर लीजिए, काफ़ी हद तक आपकी डिमांड कम होगी, इंपोर्ट बिल का अमाउंट कम होगा, आपको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप इस पर कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद यह है कि आप फॉरेस्ट को काटना बंद करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए और ग्रीन कवर को बढ़ाइए। आपका हमारे पास जमीन नहीं है, अरे भाई जमीन नहीं तो गमले तो हैं, गमले में रख के आप 5 पौधे लगा लो, बड़े गमले लगाओ, बड़े पौधे हो जाएंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तमाम ऐसे प्लांट हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, इंडोर प्लांट हैं और एक्स्ट्रा आउटडोर प्लांट्स हैं। तो आप इस काम को कर सकते हैं। जहां तक हम बताया कि प्लांटेशन ड्राइव कुछ नहीं है, केवल एक करप्शन का डेन है। आप लगाइए, पौधे मरते हैं, लोगों को पैसे मिल जाते हैं, काम खत्म। एनिमल फार्मिंग को एनकरेज किया जा रहा है मीट एक्सपोर्ट के लिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत है गवर्नमेंट की। डिसेंट्रलाइज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जगह पे ऑटोमेशन कर रही है, कंसंट्रेशन कर रही है, गैस चैम्बर्स बना रही है, जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में। भाई जीडीपी का अल्टीमेट एम है क्या? अल्टीमेट एम है अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, न कि जीडीपी अच्छा होना चाहिए। 20% जीडीपी का क्या मतलब अगर लाइफ नरक हो जाए तो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की गलत है। ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स देखना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं देखना चाहिए, गलत चीज भी उसमें आती है। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट था जनता गवर्नमेंट 1977 में, को रिवाइव करने की जरूरत है। सोलर एनर्जी को मिशन मोड में लगाना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन खत्म कर देना चाहिए। जहां मर्जी लगाइए, पैसा लीजिए, आप सब्सिडी दीजिए, सब लोग लगाएं उसको, ग्रेड को भी दें, खुद का यूज करें, ताकि थर्मल जो एनर्जी है उस पर हमारा डिपेंडेंस कम हो। न्यूक्लियर भी काफ़ी डेंजरस है, इसलिए सोलर सबसे अच्छी है। और जीडीपी पे जो है आपको जोर देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल क्या है, कहाँ तक जिम्मेदार है। अभी बाकू में COP29 हुआ, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, बिल्कुल फेलियर रहा। कोई प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल पाया डेवलप कंट्री को। ग्लोबल साउथ जो है, जो सबसे गरीब है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, उसको टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और डेवलप कंट्री अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए। 300 बिलियन डॉलर पर ईयर के लिए कमिट किया उन्होंने, जबकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा की है। और नहीं तो अमेरिका कहता हम थर्मल पावर से बिजली पैदा करेंगे। पोल्यूशन सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पोल्यूशन यूएस में होता है, अन्य डेवलप कंट्री में होता है। पर कैपिटा पोल्यूशन इंडिया में सबसे कम है। आफ्टर ओवरऑल है, लेकिन पर कैपिटा बहुत कम है। तो उनका जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक नहीं है। अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं केवल यह कहना चाहूंगा दोस्तों, आपने देखा कि
हम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदार है। लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? मेरी समझ से अल्टीमेट जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि हम जो फेल कर रहे हैं उसके लिए तो हम जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने चुना है उसको। जब आप वोट देने जाते हो तो क्या देखते हो कि जिसको वोट दे रहा है वो कहाँ तक अवेयर है, कहाँ तक वो इस मुद्दों को उठा रहा है? क्या आप वोट देने के बाद कभी प्रेशराइज करते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि ये सब मुद्दे उठाइए क्योंकि इससे हमको नुकसान हो रहा है? क्या कोई आंदोलन आप पैदा करते हो? क्या कोई प्रेशर ग्रुप बनाया आपने? क्या कोई प्रेशर डालते हो? और अगर आपने सरकारी ऐसी चुन ली है जो कोई मतलब नहीं रखती है, तो वो अमेरिका को कैसे कन्विंस करेगी या इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कैसे इसी को जोरदार तरीके से उठाएगी? केवल खाना पूरी करेगी। तो अगर अमेरिका नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है जो उसको प्रेशराइज नहीं कर पा रही है, और हमारी सरकार नहीं कर पा रही, इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए सारांश के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग की पूरी 100% जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और किसी की नहीं है। बाकी सब सेकेंडरी है, प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम अपना काम ठीक से करेंगे तो सबको करना पड़ेगा, वो मजबूर होंगे इसके लिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात आज समाप्त करूंगा। अगले एपिसोड में मैं रेमेडियल मेजर की बात करूंगा। थोड़ा बहुत हमने इस वीडियो में बात किया, लेकिन एक ज़्यादा स्पष्ट और डिटेल तरीके से अगले वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने के पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अपने को फिट रखिए मेंटली और फिजिकली। मेंटल फिटनेस तब आएगी जब आप गार्बेज से दूर रहोगे जो सारे सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पे फैला हुआ है। आप अच्छी सूचना लीजिए, अच्छे पॉडकास्ट देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आपका एक मेंटल कैपेबिलिटी बेटर होगी। जहाँ तक फिजिकल फिटनेस का सवाल है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज है, योगा है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, आपका स्विमिंग है, ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और अच्छा भोजन लेना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तनाव को मैनेज करना आना चाहिए आपको। अगर आप ये कर लेते हो तो आप मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे। ओवरऑल फिटनेस होने की वजह से आप जहाँ काम करना चाहोगे उसमें सफल जरूर होंगे, बशर्ते आप वो कार्य ऐसा हो जो आपके इंटरेस्ट से, आपके अभिकौशल से, आपकी पर्सनालिटी से मैच करे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें इंसाइट मिला होगा और आप इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है।